सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं। अनिता जैन मैडम उपस्थित हैं, सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। वंदना दुबे मैडम उपस्थित हैं, अभी फैकल्टी हमारी, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर स्टूडेंट है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। शीतल बासुकिया उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य और भी जुड़े हुए हैं, उनका भी सब स्वागत है, लेकिन नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा मुझे। सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे या हम लोग विचार कर रहे थे अभी चरक 2 आयुर्वेदिक। अब हम लोग पीएचबी का हम लोग ये 4th सेमेस्टर का ये चैप्टर था और अब हम लोग बात करेंगे बीएचबी की बात करेंगे और हम लोग उसमें ब्रेन की बात करेंगे। जो हम लोग ब्रेन पढ़ चुके हैं कई बार, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा पूरा होने में थोड़ा सा समय लगता है उसमें। हम लोगों ने ब्रेन में ये प्रश्न पूछा जाता है बाद में कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो अभी पूछा गया था, शायद सेमेस्टर 4 में पूछा गया था, तो आप लोगों ने बताया होगा ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। 3 पार्ट बताए थे सेमेस्टर 4। यस सर, यस सर, है ना, 3 बताए थे। हाँ, तो 3 हमारे ये इस किताब में नहीं है, कहीं मिल जाएगा। मुझे लगता है शायद ये मिलेगा या तो जो एचबी हैंडबुक 3 है उसमें मिल जाएगा। तो 4 ब्रेन एक आगे की इसी किताब में कुछ मिलेगा, आगे किसी मिल जाएगा किताब में। 4 ब्रेन और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड माने पीछे, तो हिंड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन समझ सकते हैं, और 4 ब्रेन सामने का। तो 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये 3 उसके ब्रेन के बड़े मतलब बड़े पार्ट हैं। फिर इनके भी डिविजन हैं। इनके डिवीजन कैसे हैं? उस सिस्टम से लिए गए हैं जब आप गर्भावस्था में थे, तो वहां पर जो आपकी स्थिति, जो डेवलपमेंट था, उसके बेसिस पर जो बनी, उनके बेसिस पर ये आप लोगों का नाम हुआ है। जैसे नॉमेनक्लेचर 4 ब्रेन का, तो उसमें टेलेंसेफ्लॉन, तो उससे बना सेरेब्रम बना और 3rd वेंट्रिकल बना। वेंट्रिकल्स हमारे यहाँ कैविटी कहा जाता है, और वेंट्रिकल्स में हम लोगों के यहाँ सीएसएफ प्रवाहित होता है। सीएसएफ जो हम लोग बोलते हैं, तो वेंट्रिकल्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो वेंट्रिकल्स बने और उससे सेरेब्रम बना, टेलेंसेफ्लॉन। इसके भी 4 ब्रेन के 2 भाग हुए, टेलेंसेफ्लॉन जिससे सेरेब्रम बना और 3rd वेंट्रिकल बना। फिर एक डायंसेफ्लॉन हुआ, नाम ऐसे याद करना पड़ेगा, डायंसेफ्लॉन हुआ। तो इसमें बड़े मेन स्ट्रक्चर है थैलेमस, अभी आप पढ़ेंगे थैलेमस, इपीथैलेमस, फिर मेटाथैलेमस, सबथैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हम लोग जानते हैं। तो ये जितने थैलेमस नाम है, थैलेमस 5 प्रकार के, ये सब डायंसेफ्लॉन में है। थैलेमस, इपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, ये सब उसी के। अब मिड ब्रेन में क्या है? मिड ब्रेन में केवल मिड ब्रेन का ही मेन है, लेकिन उसी के 2-3 स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक टेक्टम कहता था, टेक्टम आप लोग सब बहुत सुनेंगे, एक ही पढ़ा हुआ, टेक्टल करके आया हुआ है। उसमें हमारे अभी जो नर्वस उसकी बात कर रहे थे, स्पाइनल कॉर्ड से, तो उसमें टेक्टल आया हुआ है, जो ऊपर से ट्रैक्ट निकलते हैं उसमें, तो टेक्टम। और फिर एक टेगमेंटम, और ये मिड ब्रेन का कहां से हुआ? मेसेनसेफ्लॉन, ओरिजिनल नाम था मेसेनसेफ्लॉन, वहां से बना मिड ब्रेन। इसके पार्ट हुए टेक्टम, टेगमेंटम और बेसिस पेडेंकुलम, 3 इसके हुए। फिर पीछे वाला जो ब्रेन है, हिंड ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसमें पोन्स है, उसमें मेडुला है और उसमें सेरेबेलम। ठीक है, और ये बना कहां से बना? मेटेनसेफ्लॉन से पोन्स बना।
और माइलसेफ्लॉन से मेडुला और सेरेबेलम। तो ये जो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है वो आपके पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। तो हम लोग समझ गए कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब इसमें से एक स्ट्रक्चर ब्रेन स्टेम अलग से डिफाइन कर दिया गया। तो उसमें क्या हुआ, ब्रेन स्टेम यानी जैसे तना है, तना क्या होता है, पेड़ का तना हम लोग जान रहे हैं, पेड़ का तना नीचे से जड़ से एक सीधे सिलिंड्रिकल उसमें बढ़ता है और फिर वह जाकर के फैल जाता है। तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग जब देखेंगे तो ऐसे लगता है, ये देखिए तना ऊपर की तरफ पूरा जैसे बड़ा वृक्ष हो और फैला हुआ हो, तो नीचे तना है, ऊपर जाकर के वृक्ष फैला हुआ है और चारों पत्तियां हैं, उसमें तमाम डंठल है, उन सब से पूरा टहनियां हैं, अनेक टहनियां हैं, उनसे पूरा वृक्ष है, फूल है, सब उसमें लग जाते हैं, फूल पत्ती सब उसमें होते हैं। तो वैसे ही तो यही तो ब्रेन स्टेम एक स्ट्रक्चर माना गया, उसमें 3 केवल पार्ट हुए। मेडुला सबसे नीचे का पार्ट हुआ। एक प्रश्न आता है कि मेडुला नीचे का भाग है या सबसे नीचे का भाग कौन सा है, तो ब्रेन स्टेम का नीचे का भाग मेडुला हुआ। उसके ऊपर अगर हम लोग कहें स्ट्रक्चर कोई और दिखाए तो आपको शायद मालूम हो जाए, लेकिन फिर भी ब्रेन फिगर्स में हो सकता है यहाँ हो। सही आपने बताया, हिंड ब्रेन के 3 भाग हुए, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। हाँ, पोन्स, मेडुला, सेरेब्रम। सेरेब्रम, ठीक है सर। सेरेबेलम पीछे है ना, बिल्कुल साइड, यहाँ साइड पर है ना, दोनों तरफ। इसका कोई स्ट्रक्चर देखिए, ये हिंड ब्रेन के पोन्स, मेडुला, ऑब्लांगाटा और ये सेरेबेलम, ठीक है। इसमें ये बना हुआ है, 4 ब्रेन है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस सब है, 4 ब्रेन। फिर मिड ब्रेन है, और ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये देखिए, नीचे से देखिए, यहाँ से देखिए, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, यहीं पर ऊपर सबसे स्पाइनल कॉर्ड सबसे ऊपर जहां पर होगा वो मेडुला होगा, मेडुला की होगी पोन्स, और पोन्स के बिल्कुल साइड में सेरेबेलम है, इधर बाएं दाएं ये एक साइड का दिखाया जा रहा है तो सेरेबेलम दिखाया जा रहा, और ऊपर मिड ब्रेन है, और फिर ये 4 ब्रेन, ऊपर 4 ब्रेन आ जाता है, ठीक है। ये 4 ब्रेन का पार्ट हो जाता है। तो 4 ब्रेन के पार्ट 3 पार्ट हो गए। 4 ब्रेन सबसे आगे जो दिखाई दे रहा है, फिर मिड ब्रेन, फिर उसके बाद हिंड ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, वैसे कोई दिक नहीं। तो ये 3 भाग केवल आपको समझना है, ब्रेन स्टेम के 3 भाग हैं। सबसे नीचे आपका मेडुला है, उसके ऊपर पोन्स है, उसके ऊपर मिड ब्रेन है, और हम लोगों ने इसको तो वही इसी को बताया हुआ। अब हम लोग उसके स्ट्रक्चर समझते हैं कि क्या है। तो पहला क्या है, मेडुला ऑब्लांगाटा, फिर पोन्स, फिर मिड ब्रेन। तो मेडुला की बात कर रहे हैं। मेडुला क्या है, जब स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो है जा रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड ऊपर जा करके और जो है क्रेनियम से चिपटेगी, वहीं पर जो है मेडुला ऑब्लांगाटा का क्रिएशन है, वहीं पर ऊपर। अब इस पे मेडुला इसके ऊपर जुड़ेगा, मेडुला के ऊपर पोन्स से जुड़ेगा। अब मेडुला के दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ नर्व फाइबर्स निकलेंगे और सेरेबेलम से मिल जाएंगे, इधर बाएं दाएं सेरेबेलम बिल्कुल उसी के पोन्स, ये पोन्स के ऊपर है, तो पोन्स के आस पड़ेगा, तो मेडुला थोड़ा सा ऊपर, दोनों तरफ सेरेबेलम होगा। तो अब इसको कहा इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से जुड़ा हुआ है। तो ये इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल जितने हैं पेडंकल हैं, ये सब व्हाइट मैटर के बने होंगे, ये व्हाइट मैटर के पार्ट होंगे। अब इसमें कौन से सेंटर हैं उनकी बात हम लोग करेंगे कि ये क्यों मेडुला जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसमें क्या है, देखिए, कुछ तो हो जनरल सेंटर, जनरल माने सामान्य, और वाइटल सेंटर माने जो बहुत आवश्यक हमारे फंक्शन के लिए उनके लिए। तो निगरण, डिग्लूटेशन मतलब कोई भी निगलते हैं आप, वो आपके इच्छा पर नहीं, वो ब्रेन के उसमें कंट्रोल करता है। तो डिग्लूटेशन सेंटर, सलाइवरी सेंटर, आपने निकाला, सलाइवा मुझे शुरू किया, सलाइवा आना शुरू हो, सलाइवरी सेंटर से। फिर वोमिटिंग सेंटर भी होता है,
वोमिट कर दिया किसी चीज को, रिफ्लेक्स एक्शन है। मान लीजिए कोई चीज खराब, देखिए एक तो हुआ बीमारी की वजह से, एक हुआ कोई चीज आप ऐसे खा लेते हैं जिसको आप पसंद नहीं करते, वो भी वोमिट कर देता है, तो वो भी हुआ। और खांसी कफिंग आ रही है, तो ये सामान्य सेंटर 4 हुए, डिग्लूटेशन, सलाइवरी, वोमिटिंग और कफिंग। अब वाइटल सेंटर जिनको बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण, कैसे, कुछ क्यों पूछना था सर। महत्वपूर्ण? सर जी ये जो आपने सलाइवा सेंटर जो मेडुला है, तो अगर हमें किसी का सलाइवा बढ़ाना हो या घटाना हो, तो दोनों इसी पर ट्रीट करेंगे सर? हाँ, नेचुरली अभी हम लोग पढ़ लें, फिर हम लोग आगे चल के ब्रेन इसके ट्रीटमेंट पार्ट में धीरे धीरे आएंगे। लेकिन समझते चलिए कि सारी जो सेंटर मतलब है, इन्हीं से कंट्रोल हो रहा है वो, यानी मेडुला से ही कंट्रोल हो रहा है डिग्लूटेशन। यानी अगर इसको कहा जाए हम लोग कि पोल जो हमारा इसका अगर कोई बिजली जैसे पोल है उसका, तो इसी पोल से हमको बिजली मिल रही है। यानी इस ब्रेन के इस भाग से जो हमारा सेंटर है, उसी से हमारे सब कमांड हो रहे हैं, ये डिग्लूटेशन भी, सलाइवरी भी, वोमिटिंग भी, कफिंग भी। तो कफिंग, वोमिटिंग इन सब से होगा तो हमको मेडुला में ट्रीट करना पड़ेगा। क्लियर? और हमारे पास मेडुला का हम लोग जानते हैं, मेडुला चाहे हम यहाँ पर लगा दें और चाहे हम लोग UV10 में लगा देंगे, वहां भी हो, वहां भी हमारे पास है। फिर वाइटल सेंटर कितने, देखिए एक्सपायरेटरी सेंटर, आप जो एक्सपायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, वो भी सेंटर यहीं पर है। तो दोनों सेंटर यहाँ पर है, एक्सपायरेटरी सेंटर, इंस्पायरेटरी सेंटर, दोनों लेने का और बाहर निकालने का सेंटर। वो कार्डियक सेंटर, कार्डियक को देखिए उत्प्रेरक, एक्साइटेटरी सेंटर, एक्साइट करने वाला, और एक इनहिबिशन, उसको बढ़ा दे और घटा दे, दोनों काम करने वाला यहाँ भी। और फिर वैसोमोटर सेंटर मतलब यानी कोई जो हमारी वो है, क्या कहते हैं, जो आर्टरीज, इन आर्टरीज को बढ़ाने घटाने काम भी वैसोमोटर सेंटर जहां आवश्यकता पड़ती। तो ये सेंटर यानी मेडुला कितना बड़ा सेंटर है। जब कभी आप अब इस अभी 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 बता रहे हैं आगे, थोड़ा पढ़ाओ। फिर सेंट्रल, ये क्रैनियक नर्व हम लोग देखा था न्यूक्लियाई में, तो हम लोगों ने कहा था कि क्या है वहां पर सेंटर बने हुए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वहां पर है। तो ये कह रहे हैं आंशिक हिस्से 5वीं के, 5th का और 8वीं के इसमें है। तो मुझे लगता है कि 8वीं के अलावा और भी क्या मेडुला में इसमें, अच्छा मेडुला देखिए, मेडुला का क्षेत्र क्या है, 3 सेंटीमीटर लंबाई है मेडुला की और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है। 3 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1.2 सेंटीमीटर मोटाई है। ये और चीज नोट कर लीजिए आप लोग। और ये सब जो तीनों मेनिंजेस हैं, ये सब मेडुला में भी तीनों मेनिंजेस, वही जो क्रेनियल कैविटी के मेनिंजेस हैं, वो इसको भी कवर किए हुए, तभी तो नीचे जाएंगी। तो क्रेनियल नर्व्स है 9th और 10th, 11th, 12th, ये तो पूरे 9th से लेकर के 12th तक के जो क्रेनियल नर्व है, उन्हीं के सेंटर यही स्थित है। हम लोग समझ रहे थे क्यों सेंटर कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि सेंटर, सेंटर का मतलब क्या था कि वहां से बने निकले हुए हैं। और ये क्रेनियल नर्व हमारी क्या थी, एक्सॉन थी ना, एक्सॉन, यस सर, यस सर। एक्सॉन थी। तो ये हम जो वहां सेंटर जो जहां से निकली है, वो हमारे 9th, 10th, 11th, 12th जो है, ये पूरी पूरी तरह से है। और 5th और 3rd, 8वीं नहीं है शायद, 5th और 3rd है शायद, उसके आंशिक हिस्से हैं, ये बता रहे हैं। इसमें अर्थ लिखा है लेकिन मुझे लगता है शायद 3rd भी है, 3rd है, 8वां शायद न हो। तो 5th के हैं और 3rd के हैं, आप देख लीजिएगा। वैसे इंग्लिश की किताब भी है जो इनकी है, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, उसमें देख लीजिएगा, और इसको कहीं और मिल जाएगा। तो 8वीं शायद न होकर के 3rd हो। अब यही यही एक ऐसी जगह है, देखिए याद करिएगा आप लोग, हम लोग बोलते थे ना कि बाएं कंट्रोल दाहिने करता है, बाएं ब्रेन जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, हम लोग कहते हैं ना चिकित्सा में, यस, और यस राइट सर। करता है। तो यानी ये क्रॉस इसी लेवल पर होता है, मेडुला लेवल पर क्रॉस होता है, ठीक है, उसको डिकसेशन बोलते हैं। तो मोटर फाइबर्स और सेंसरी फाइबर जो भी होगा, वो इसी जगह पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है, वो भी आप समझ लीजिए। इसी मज्जिका में
ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अब ये लिखा हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जन्मे मोटर फाइबर्स दूसरी ओर क्रॉस करते हैं, ठीक है, जो वहां से कॉर्टेक्स से आते हैं वो मोटर फाइबर्स वो क्रॉस कर देते हैं। तो दोनों हैं, नीचे वाले भी हैं ऊपर वाले भी हैं, ये हम लोग उसको आगे समझेंगे, इतना बहुत नहीं है, लेकिन इसीलिए याद करिए, इसीलिए अधिकांशतः जो है दोनों तरफ हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था पहले कि जो हमारे नीचे के ट्रैक्ट वाले थे, अभी हम लोगों ने ट्रैक्ट पढ़ा था इसके पहले, तो ट्रैक्ट में भी बहुत से ऐसी चीजें थी जो नीचे से ऊपर जा करके और फिर वो बाएं दाएं हो जाते हैं। तो इसलिए नॉर्मली हम लोग जब कभी स्पाइनल वगैरह में कभी ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग दोनों तरफ करते हैं, जब तक कि हमको प्रोवाइडेड ये न मालूम हो कि किस जगह की समस्या है, ठीक, अदरवाइज हम दोनों तरफ नॉर्मली करते हैं। जब अगर हमको कोई रिपोर्ट में स्पेसिफिकली रिपोर्ट होती है तभी हम ये तय करते हैं कि हमको लेफ्ट करना है या राइट करना है, अदरवाइज हम कोशिश करते हैं दोनों तरफ करने की, क्योंकि हमको बहुत से मोटर फाइबर्स, बहुत से स्पाइनल नर्व्स वाले फाइबर्स, ये दोनों जो वो अरे उसके सेंसरी फाइबर्स, ये दोनों क्रॉस करते हैं। तो ये हम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो कुछ जाते हैं, कुछ आधे जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, तो इसलिए तो अब ये वाला हमारा पॉइंट तय होगा कि जब भी कभी हम बात करेंगे तो समझेंगे कि हमारा क्रॉस कहाँ होता है, चौराहा कहाँ बनता है, पहली जगह बनता है मेडुला में, ये एक चीज याद हो गई। दूसरा, अब चूंकि इसकी बात हो रही तो नीचे, उसके नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड में C1 C2 है। तो उसी में बात बता रहे हैं कि जब किसी अपराधी को फांसी का फंदा डालकर मृत्युदंड दिया जाता है तो क्या होता है कि जो हमारी सेकेंड वर्टिब्रा जानते हैं उसका नाम क्या है, सेकेंड वर्टिब्रा पहले का नाम क्या है, एटलस। सर्वाइकल। एटलस, सर्वाइकल में एटलस है पहली और दूसरी एक्सिस है। हाँ, पहला एटलस है और दूसरा एक्सिस है। पहला एटलस क्यों है उसका बताया था बहुत, और उसको हमेशा याद रख लीजिए, वो कहानी के रूप में बताया था कि एटलस एक देवता है, जो माइथोलॉजिकल देवता है, तो ये माना गया था कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अब धारण कर लिया है अपने कंधे पर, ठीक, वैसे ही जो हमारी एटलस है वो सबसे ऊपर की वर्टिब्री है, उसके ऊपर हमारा क्या है, एक्सिस, नहीं, अरे इसके पास हड्डी है, क्रेनियल कैविटी होगी ना, क्रेनियल कैविटी, तो चार पीछे वाली जो है तो ये उसी पे तो आधारित है। तो यानी हम लोग माना जाता है कि जैसे उन्होंने, उस देवता ने पूरे पृथ्वी को धारण कर रखा है, वैसे ही हमारे सर में जो ये क्रेनियल कैविटी है पूरी, इसको धारण कर रखा है एटलस ने, इसलिए उसको एटलस नाम दिया गया पहले वाले के। दूसरी वाले को नाम दिया गया एक्सिस, ठीक है। तो ये दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात कर रहा है, तो उसमें एक ओडोंटाइट प्रोसेस होता है, मतलब एक ओडोंटाइट माने जो धुरी पर घूम सकता है। अब इसीलिए हमारी गर्दन जो है, देखिए हम लोग यस नो करते हैं, यस बोन माने एटलस बोन, यस बोन, जब हम यू करते हैं तो ये एटलस की वजह से है, क्लियर, और जब हम यू करते हैं नो बोन तो ये हमारी एक्सिस की वजह से है। तो जो नो बोन वाला है, ये ओडोंटाइट प्रोसेस, उसकी वजह से हिलता यूं करके यूं मूव करता है वो। तो यही ओडोंटाइट प्रोसेस क्या करता है, जाएगा और इस जब खींचेगा, खींचने के बाद वो ओडोंटाइट प्रोसेस जो है वो जाकर के इसी मज्जिका में, जो आपका हमारा ये मेडुला है, इसी मेडुला के में जो श्वसन केंद्र है उनको दबा देगा, प्रेस कर देगा, तो वो क्या होगा, वो सेंटर ही खत्म हो जाएगा जो सेंटर कंट्रोल कर रहा था। क्लियर हो गया? हाँ ना बोलिए सर एक बार वापस समझा दीजिए। ऐसा हुआ कि जो हमारे पास दो वर्टिब्री हैं, ऊपर की एक्सिस, ऊपर की एटलस, दूसरे एक्सिस, तो एटलस समझ में आ गया,
यस सर, एटलस नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। तो एटलस नाम क्यों पड़ा ये बता दिया कि एटलस नाम क्यों पड़ा उसको। तो हमेशा हमेशा याद रखिए एटलस क्यों नाम पड़ा। एटलस माने हम एटलस माने जानते हैं कौन सा है, एटलस हम पढ़ते हैं। तो एटलस में कहा गया एटलस ग्रीक देवता है, और वो माना गया कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को धारण कर रखा है अपने कंधों पर। और चित्र भी आता होगा, आप देखिए कहीं तमाम जगह चित्र मिलेगा एटलस का। तो वो उसी तरह ये वाले इसके नीचे पहली वर्टिब्रा है, तो उस वर्टिब्रा ने पूरे इस क्रेनियल कैविटी को धारण कर रखा है, इसलिए उसको एटलस नाम दिया गया। इट इज ऑल्सो नोन एज यस बोन। ये मूवमेंट जो है उसी वजह से है, ये मूवमेंट ऐसे, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो वो अपना बेस है। और ये और जो नो बोन है वो हमारी एक्सिस बोन है, सेकंड वर्टिब्रा जो लिखा। तो दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो ऐसा है, यूं होता, हम लोग कहा था ना कि ऐसे वर्टिब्री होगी, ऐसे अगर आप देखिए आपकी तरफ से तो ऐसे होगी, बीच में छेद होगा, फोरामेन होगा। तो जो फोरामेन होगा तो उसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर उसमें होता है, एक ओडोंटाइल प्रोसेस होता है, एक मतलब धुरी नुमा, एक नुकीला एक वो होता है। तो वो क्या करता है, वो आपके उसमें घूमता है, जिसकी वजह से हम लोग ये जब कर रहे हैं तो वो घूम रहा है यूं करके, यूं ओडोंटाइल प्रोसेस घूम रहा है। यही ओडोंटाइल प्रोसेस क्या करता है, और ये दोनों अटैच रहता है एक्सिस से, एटलस से अटैच रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब कभी खींचेगी, जब गर्दन यूं करते तो खींचेगी, तो खींचने पे क्या होता है, ये ओडोंटाइल प्रोसेस जो जा करके और इस मेडुला में जो श्वसन केंद्र है, हमारे ऊपर केंद्र है, उनमें प्रवेश करके नष्ट कर देगा। तो अपराधी क्या होगा, सांस ही नहीं ले पाएगा, बस पूरी तबीयत हो जाएगी। ये होता है, ठीक। यस सर। तो यहीं पर हम लोग लेफ्ट हेमीस्फीयर और से हम लोग लेफ्ट हेमीस्फीयर कंट्रोल करेगा राइट पार्ट को, और राइट हेमीस्फीयर ऑफ ब्रेन कंट्रोल करेगा लेफ्ट पार्ट को। यही इसी से हमको पता चलता है कि हम क्यों बात करते हैं। अब अगर ट्रीटमेंट करना हो तो हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग UB10 एक मेडुला का पॉइंट है हमारे पास, एक UB9 ये पोन्स का पॉइंट है। क्यों पोन्स की बात करेंगे अभी आगे चल के। UB9 को भी हम ट्रीट करेंगे, UB10 को ट्रीट करेंगे, UB9 को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा लेफ्ट RF वात जॉइंट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट करेंगे, और हम लोग UB2A भी ट्रीट करेंगे। डॉक्टर वॉल UB2A जो है ये CMP ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम का CMP पॉइंट है। तो हम ब्रेन स्टेम का पार्ट है ये, तो ब्रेन स्टेम को पूरा उनका CMP पॉइंट है, तो वहां भी ट्रीटमेंट करेंगे। और जब हम ब्रेन के आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में और आगे जाएंगे तो फिंगर नंबर 9 में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, फिफ्थ स्पाइरल। नोट कर लीजिए आप लोग, यह किताब में लिखा होगा कहीं, लेकिन फिंगर वो मुझे लगता है उसमें होगा HB3 में, फिंगर नंबर 9 फिफ्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो। और जो ट्रीटमेंट करना वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आगे पोन्स, इसके ऊपर मेडुला के ऊपर पोन्स। तो क्या हुआ, इसमें मेडुला और मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन के सिरे शामिल हैं। अब ये क्या है, देखिए ये जो है इसके जस्ट ऊपर है, और इसको देखिए हम लोगों ने कहा तीन सेरेबेलर पेडंकल मिलेंगे आपको। पेडंकल भी व्हाइट मैटर के हैं। तो नीचे ऊपर आया तो देखिए, पहले देखिए मिड वहां पर आया था ना, सबसे पहले आया था मिड, वो लोअर इंफीरियर में लोअर, फिर ये आ गया मिडिल। तो मिडिल पेडंकल, मिडिल सेरेबुलर पेडंकल से मिल करके सेरेबेलम से जुड़ा हुआ है। तो ये पोन्स भी जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर इसको याद रखिएगा, जो हम किताबों में दिया हुआ है, पहले भी दिखा चुके हैं। तो उससे दोनों तरफ सेरेबेलम से जुड़ा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ये कोई इसकी अपनी कोई विशेष संरचना नहीं है, लेकिन होता क्या है कि इसमें सेंसरी और मोटर ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, आपस में गट मट है, ठीक।
तो उनको आप अकेले से अगर कोई देखेगा तो अकेले डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, ये उसमें कह रहा है। क्योंकि मोटर ट्रैक सेंसरी है, नीचे सेंसरी वाले नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं और मोटर ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों फाइबर जो है वहीं पर काफी कुछ रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसमें क्या है, नर्व फाइबर है और ग्लियल कोशिकाएं, हम लोग पढ़े हैं ना कि 3 तरह की कोशिकाएं होंगी, एक तो नर्व होंगे और एक ग्लियल कोशिकाएं होंगे जो डिफेंस और अन्य कार्यों के लिए वहां होती हैं, पोषण भी देती है, डिफेंस देती है। तो जैसे हर जगह होता है कि कोई पोषण चाहिए तो वैसे ही ग्लायल सेल्स वहां ये काम करते हैं, डिफेंस का भी काम करते हैं और ये जो है आपको पोषण भी देने का काम करते हैं। तो ये ग्लायल कहाँ से बना, ग्लू से बना हुआ है, चिपकने वाले हैं, ये चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्लायल सेल्स हैं। प्लस इसके बाद हम लोग टिश्यू वो पढ़ेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू कहीं और भी मिल जाएंगे। तो ये जो है नर्व फाइबर होंगे, इसमें नर्व फाइबर माने सर बिल्कुल बारीक बारीक नर्व्स जो होती हैं बिल्कुल धागे की जैसे। नहीं, हम लोग डिफाइन कैसे करें नर्व फाइबर माने क्या है, मतलब हम लोग व्हाइट मैटर का है कि ग्रे मैटर का है? सर एक्सॉन्स बोलेंगे, एक्सॉन्स नहीं, न्यूरॉन्स में तो दोनों शामिल हैं, लेकिन नर्व फाइबर एक्सॉन्स कहेंगे क्या सर? नर्व फाइबर तो एक्सॉन ही, नर्व फाइबर की जब बात करेंगे तो नर्व फाइबर में एक्सॉन होगा, ठीक है, और ग्लायल सेल्स होगी, तो उनकी एक संरचना है, उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कौन कौन से सेंटर इसमें पाए जाते हैं, सेंटर समझ लीजिए। न्यूमोटैक्सिक एंड एपनिस्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक एपनिस्टिक सेंटर दोनों सेंटर क्या करते हैं, यही जो इन्हीं में मैसेज आ जाता है, आपने पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में, एपनिस्टिक सेंटर दोनों पढ़ा था किसमें, जब हम लोग पढ़ रहे थे लंग्स, तो उसमें पढ़ा था कि ये जो सेंटर है ये क्या करते हैं, ये उनको सहयोग देते हैं, किसको, ऊपर वाले सहयोग, मेडुला वाले में, मेडुला में जो है उनको ये मेडुला वाले श्वसन केंद्र और न्यूमोस्टैटिक और एपनिस्टिक सेंटर दोनों सहयोग देते हैं। इनको मैसेज जाता है कि अब ये काम रोक दीजिए, अब ये काम शुरू कर दीजिए। तो वो दोनों आप एक दूसरे सहयोग से, भाई हम लोग कहें कितने 4 सेकंड का है, कितने का है एक हम लोग का वो चक्र, श्वसन चक्र कितने सेकंड का है श्वसन चक्र? 0.8 सेकंड सर। 8 सेकंड का सर। कितने का? 8 सेकंड। 0.8 सेकंड। ये तो हार्ट का 0.4 सेकंड। 0.8 जो है हार्ट का है, आप समझ लीजिए, वो 0 से शुरू हो, 0.8 जी इसका 0.4 सेकंड है ना सर? ये 4 सेकंड है, ये वाला 4 सेकंड है, मतलब यानी हम लोग कम से कम सेकंड माने 1 मिनट में 15 बार, कम से कम 15-16 बार सांस लेते हैं। ये थोड़ा धीमा है, वो बहुत तेज है, उसका दिखाई 0.8 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, मतलब 5 फीट कम से कम, 5-6 फीट, 10 फीट चक्कर 0.8 सेकंड में, याद करिए, वो बहुत तेज है, वो दिखाई नहीं पड़ता। 0.8 सेकंड में हमारा हार्ट का एक चक्कर पूरा होता है, लेकिन हमारा ये इसका श्वसन वाला ये हमारा 4 सेकंड में पूरा होता है, ठीक, जिसमें 1.2 में हम लोग का सांस लेते हैं, 1.8 में सांस 1.2 में हाँ लेते हैं, 1.8 में निकालते हैं, और 1 हमारा सेकंड खाली रहता है, जिसकी वजह से हम लोग योगासन में अपनी सांस रोक भी सकते हैं। जी सर, चलिए, वो 1.2 1.8 कहीं उधर उधर बाएं दाएं हो सकता है, ऊपर नीचे, 1.2 1 हमारा सांस नहीं लेते 1 सेकंड में, और 1.8 और 1.2 दोनों अलग अलग है, ठीक।
तो ये वाला, तो अब ये कह रहा है कि इनको गतिविधियों को यही इनकी वजह से प्रभावित होते हैं। तो आप ये पॉइंट समझ लो। दूसरा, क्रेनियल और 8th का आंशिक हिस्सा है और क्रेनियल नर्व 7th और 6th का पूरा हिस्सा है। लोगों ने वहां पढ़ा था क्रेनियल नर्व वाले में कि वहां सेंटर कहाँ भी, जो सेंटर है। तो अब हम लोग अब समझ में आ गया कि अब हम लोग इसको ट्रीटमेंट हम लोग करना हो तो हम लोग क्या करेंगे। इसीलिए हमने कहा था UB2A कॉमन कर दिया था, क्योंकि वो किसमें है, वो पूरे इस पूरे ब्रेन स्टेम की बात कर रहे थे, तो उसका ब्रेन स्टेम में वो था। तो UB9, अब इसका नोट कर लीजिए, UB9 आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब पढ़ाया गया था, ये ट्रीटाइज 4 में है। UB9, UB2A और लेफ्ट MF, हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम लोग लेफ्ट MF पे रखे हैं ना, बात ज्वाइंट में, फिंगर नंबर 7 में रखे हैं ना इसको, तो फिंगर नंबर 7। और आयुर्वेदिक में जब कभी ब्रेन का ट्रीटमेंट करना होगा तो फिंगर नंबर 9 में 4th स्पाइरल अपोजिट फ्लो। ठीक, नाउ कम टू मिड ब्रेन। सर 4th स्पाइरल या 5th स्पाइरल? फोर्थ किताब में दिया हुआ है, HB3 4th स्पाइरल। 5th स्पाइरल तो वो था मेडुला, ये 4th स्पाइरल है। पोन्स का एक अर्थ क्या होता है, पोन्स का सर एक बार और बोल दीजिए, एक बार और रिपीट कर दीजिए। 4th स्पाइरल, फिंगर नंबर 9 4th स्पाइरल अपोजिट फ्लो। अब क्या करेंगे वो तो हम लोग वो दो चीजें बता दी गई, तीसरा अलग होगा, तीसरा 3 होते हैं ना। तो अब मिड ब्रेन में आ गया। अच्छा, पोन्स का अर्थ क्या होता है, पोन्स का अर्थ भी ब्रिज होता है, पोन्स का अर्थ भी ब्रिज होता है। ठीक है, तो ब्रिज माने बीच के सेतु काम कर रहा है ना दोनों के बीच में। अब तीसरा ब्रेन, मिड ब्रेन में आइए। मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्यों कह रहा है, क्योंकि भाई ये बीच में है इसलिए मिड ब्रेन है। पहले फोर ब्रेन है, फिर बीच में मिड ब्रेन है और पीछे हिंड ब्रेन है। हिंड माने पीछे, तो तीनों हो गया। मिड माने जो मध्य में हो, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन को इसीलिए कहा गया है कि फोर ब्रेन है। अच्छा, इसके ऊपरी सिरे पर देखिए, जो ऊपर, अब हम लोगों ने देखा था ना अभी सेरेबेलर पेडंकल, हम लोगों ने देखा था इंफीरियर, फिर हम लोगों ने मिडिल, और अब हम लोगों ने देख लिया सुपीरियर। सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल से जुड़ा हुआ है ये। तो यानी मिड ब्रेन की ऊपर ऊंचाई है तो सुपीरियर हो गया, उसके नीचे मिडिल वाला हो गया, पोन्स हो गया, और नीचे इंफीरियर से जुड़ा हुआ मेडुला। तो तीनों सेरेबेलर पेडंकल से ये जुड़े, सुपीरियर से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपरी सिरे पर हम फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में हमने पढ़ा था अभी, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस सब है ना उसमें, पांचों थे ना, 5 थैलेमस थे, तो 5 थैलेमस उसमें मिलेंगे। उसके ऊपर आपके तमाम स्ट्रक्चर जो कॉर्टेक्स वगैरह सब मिलेगा। तो अब ये सबसे जुड़ा हुआ है, थैलेमस सहित सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सभी महत्वपूर्ण भाग से संबंधित है ये, और सेरेबेलम से भी जुड़ा हुआ है। तो महत्वपूर्ण हो गया ना। सेरेबेलम माने पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन से जुड़ा हुआ है, उधर उससे जुड़ा हुआ है, उधर उसके वहां पर है। तो इसके अधिक मत जानिए इसके बारे में, क्योंकि है तो बहुत, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्यों, ये सेरेबेलम से सेरेब्रम से इन सबसे जुड़ा हुआ है। और इसके जो इंटीरियर में एक नाम कभी कभी आएगा, आपको भी समझ में नहीं, मतलब नहीं पूछा जाएगा, क्रस सेरेब्री, जो हम लोग आप पढ़ते होंगे आप लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपो, उसका नाम एक और भी है हाइपोसेब्री, सेब्री ऐसे कुछ है ना। तो वो जो नाम सेब्री वगैरह, तो ये सब नाम आपको इसमें मिलेंगे। तो ये इसमें क्रस सेब्री नाम का भाग है इसके इंटीरियर में, इसी ब्रेन। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ, बेसल न्यूक्लियाई एक आगे नाम पढ़ेंगे आप अगले सेमेस्टर, आगे सेमेस्टर में, बेसल न्यूक्लियाई, जिसको बेसल गैंग्लिया भी बोलते हैं। बट हम लोगों ने कहा था गैंग्लिया नाम गलत है, क्योंकि अगर कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई चीज है तो न्यूक्लियाई कहलाएगा। गैंग्लिया तभी होगा जब वो, गैंग्लिया कब होगा, जब वो
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा। तो हम ब्रेन की जब बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर तो जब ब्रेन की बात कर रहे हैं तो नेचुरली वहां पर गैंग्लिया नहीं हो सकता, वहां पर न्यूक्लिया ही हो सकता है। लेकिन नॉमेनक्लेचर कभी कभी लोग गलत करके उसको गैंग्लिया भी बोल देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। यहाँ बेसल न्यूक्लिया, बेसल माने बेस में जो न्यूक्लियाई पड़े हुए वो। अब सुपीरियर, या अब देखिए क्या है, इसके विभिन्न दो युग्म क्या है। सुपीरियर कैलिकुलाई, ये क्या है, अंडाकार है, ओवल शेप्ड है, और ये किससे संबंधित है, विजुअल रिफ्लेक्स। जैसे आपने आया, कोई सामने आ गया, आपने आंख झपका लिया, ये विजुअल रिफ्लेक्स है। इंफीरियर कैलिकुलाई क्या है, ये भी ठोस है, स्ट्रक्चर है, और ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स है। आपने सुना, आपको समझ में आ गया, तो ये इसको रिफ्लेक्स हुआ। आपने आपका नाम बताया सुधा पाठक, सुधा पाठक तुरंत म्यूट फेर लिया, दैट इज ऑडिटरी। इस तरह के सुनने की जो रिफ्लेक्सेस है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। रिफ्लेक्सेस माने रिएक्शंस है, आप रिएक्शन समझ लीजिए, रिफ्लेक्स माने रिएक्शन। कितने तेज रिफ्लेक्स है आपके, आप चलते चलते आपको सामने दिख गया, आपने रुक गया, ये रिफ्लेक्स है आपका, ठीक। और क्रेनियल नर्व थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के सेंटर यहाँ पर है। अब ये, अब इसको हम लोग अगर ट्रीटमेंट करते तो कहाँ करते, वही इसके देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, उससे नोट किया हुआ सब। GB18A मिड ब्रेन के लिए, GB18A, GB19, GB18, GB17, ये सब उसी के पॉइंट है, 17, 18, 19 और 18A, और UB2A क्योंकि वो मिड ब्रेन का, वो दोनों का, तीनों का ब्रेन स्टेम का आपका वो है, CMP पॉइंट है। और GB11 और GB9 ये पोन्स के हैं, मिड ब्रेन के। अगर मिड ब्रेन में विचार करना हो तो ये होगा। और राइट MF वात ज्वाइंट, राइट MF वात ज्वाइंट, और फिंगर नंबर 9 थर्ड स्पाइरल अपोजिट फ्लो, फिंगर नंबर 9 थर्ड स्पाइरल अपोजिट फ्लो। तो क्लियर हो गया, 3, 4, 5। थर्ड में मिड ब्रेन, फोर्थ स्पाइरल में पोन्स, और फिफ्थ स्पाइरल में मेडुला। क्लियर, अपोजिट फ्लो है। चलिए अब हम लोग सेरेबेलम पढ़ें। सेरेबेलम जो है, जहां थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा समझ वो आप बोल दीजिएगा, फिर दोबारा पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सेरेबेलम, सेरेबेलम को क्या कहा गया है, प्रोप्रियोसेप्टिव आयोगों, वो जी हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है क्या। प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस, जो अस्थि संधियों को, हम लोगों ने जॉइंट बोनी जॉइंट्स पढ़े थे ना, तो जो बोनी जॉइंट्स को गति देने वाली अस्थिपेशियों में संकुचन उत्पन्न करते हैं का हेड गैंग्लियन कहा जाता है, ठीक है। गैंग्लियन हम लोग समझ रहे थे, गैंग्लियन क्या है, स्पाइन और नर्व के बीच होता है सर क्या? स्पाइन से जो नर्व निकलता है वहां पे होता है गैंग्लियन क्या? सर नर्व्स का गुच्छा। नर्व का गुच्छा, वेरी गुड। नहीं, नर्व, ये नर्व का गुच्छा ना होकर के पेरिफेरल, ग्रे मैटर। ओके सर, हाँ। ऐसा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब कभी CNS में गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जब कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसा कोई अरेंजमेंट हो कि कोई वहां न्यूक्लियस पड़े हो, न्यूक्लियस माने सेल बॉडी या डेंड्राइट, 3 भाग है ना उसके, डेंड्राइट और सेल बॉडी और एक्सॉन। एक्सॉन सूचना लेके जाते हैं, लेकिन सूचना देने का काम, मतलब सूचना ग्रहण करने का काम पहले करता है डेंड्राइट, फिर वो क्या करता है, न्यूक्लियस को दे देता है। तो जब कभी न्यूक्लियस कहीं, नॉर्मली न्यूक्लियस पड़े रहते हैं कहाँ, ऊपर, कहाँ, कॉर्टेक्स में,
नॉर्मली न्यूक्लियस का ऐसा अरेंजमेंट है कि ऊपर न्यूक्लियस पड़े हुए हैं और वहीं पर डेंड्राइट पड़े हुए हैं और नीचे एक्सॉन है और एक्सॉन लेके नीचे जा रहा है सूचना देके। लेकिन कभी कभी ब्रेन में ऐसे अरेंजमेंट भी पाए गए कि बीच में कहीं कहीं सेल बॉडी पड़ी हुई। सेल बॉडी माने सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट, सेल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ डेंड्राइट, तो सेल बॉडी और डेंड्राइट वहां पड़ी पाई गई, तो उसका कलर ग्रे मैटर है, ग्रे है, इसलिए ग्रे मैटर कहा गया है। व्हाइट मैटर इसलिए कहा गया, हम लोगों ने कहा कि व्हाइट में माइलिन शीट पड़ी हुई थी। पहले उसके चारों तरफ एक कोई एक्सॉन है तो एक्सोलीमा, भाई हमेशा कवरिंग कोई ना कोई होगी ना, तो कोई एक्सॉन चलेगा तो लंबा 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 एक्सॉन होता है, तो एक्सॉन लंबा लंबा होता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसके चारों तरफ कोई ना कोई क्या होगी, कवरिंग। कवरिंग पढ़ा ना हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा टिश्यू होता है कवरिंग का, तो टिश्यू चढ़ी हुई है, वो टिश्यू एक, इसको एक्सोलीमा बोल दिया हम लोगों ने। क्यों? ऐसा लिम्मा हम वहां बोल रहे थे, वहां माइलिन वाले में कह दिए थे, सार्कोलीमा बोला था, बोल दिया था। यहाँ हम लोगों ने कहा एक्सोलीमा। एक्सोलीमा के पास कवरिंग हो गई। अब एक्सोलीमा की कवरिंग नॉर्मल है, ठीक। इसके साथ ही जैसे आप बिजली का, आपके पास बिजली का तार आया, लेकिन जब आप दो तारों को निकालकर आप यूं जोड़ देते हैं तो अपने उसको बिजली वाला कहता है कि भैया वो टेप दे दीजिए। तो टेप आप करते हो, टेप करते हैं ना, तो टेप करने के लिए क्यों करते हैं? ताकि उसका लॉस ना हो, बिजली का लॉस यहाँ से ना हो, यहाँ से निकलेगी ना वो, तो लॉस ना हो, इसलिए लॉस होने बचाने के लिए, दूसरा करंट आपको न लग जाए इसलिए। अब ऐसे ही व्यवस्था क्या होती है कि जो तार फैले हुए हैं, इन तारों में आप आते होंगे तो देखते होंगे कोई नीला लगा हुआ है, कोई पीला है, कोई हरा है, ऐसा होता है ना। तो वो इसलिए होता है कि उससे मालूम हो जाए कि ये नीला है, हरा, वो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, ताकि अगर कभी नीले को आपने अटैच किया तो आपके मिस्त्री को मालूम हो कि नीले वाले से नीले वाले हमने किया है या नीले वाले से हरे वाले किया है, वो बता सके, जान गए। और ये कवरिंग के लिए होता है, सो दैट कि एक तो कंडक्शन ठीक हो, कंडक्शन लॉस ना हो, यानी कंडक्शन में बिजली का लॉस ना हो, और दूसरे आपको झटका ना लगे बिजली से, इसलिए दो सुरक्षा हो। तो ऐसे सुरक्षा एक्सोलीमा के साथ साथ की गई, प्रकृति ने किया। उन्होंने कहा कि एक इनके साथ माइलिन शीट चढ़ा दो, तो माइलिन शीट से क्या हुआ, कंडक्शन तेज हो गया। पहले अगर 10 फीट जाता था तो 20 फीट चला जाएगा उतने ही समय में, तो ये कंडक्शन तेज हो गया। तो लेकिन उस माइलिन शीट का रंग जो है वो हरा, वो व्हाइट है, इसलिए हम लोगों ने कह दिया व्हाइट मैटर। तो जहां जहां एक्सॉन है वहां वहां व्हाइट मैटर, जहां जहां हमारा न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, वहां वहां हम लोग कह दिया ग्रे मैटर। इस तो ग्रे हेड गैंग्लियन माने, ये हेड गैंग्लियन मतलब, गैंग्लियन शब्द आप समझ लीजिए, हेड गैंग्लियन है वो, तो गैंग्लियन उसको नाम उसको दे दिया कि भाई ये काम हेड गैंग्लियन है, उसको ये काम करने के लिए है, तो बस एक नाम दे दिया कि भैया तुम सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो और गैंग्लियन। तो क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस अधिक पाए जाएंगे, ठीक। ये ब्रेन स्टेम के मध्य मस्तिष्क, पांस और मेडुला से भली भांति संबंधित है। अभी हम लोगों ने देखा ना, नीचे 3 है ना, इंफीरियर पेडंकल, मिडिल पेडंकल और ऊपर सुपीरियर, तीनों से जुड़ा हुआ है। और कोई भी देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्टेक्स कहाँ ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ नीचे, इनके बीच में मूवमेंट हो रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इनके मध्य में चुंगी चौकी, बहुत बढ़िया समझ लीजिए, बहुत बढ़िया है, आप भूलिएगा नहीं, टैक्स बूथ है, जिससे प्रत्येक ऊपर जाते फाइबर्स, एसेंडिंग ट्रैक्ट। एसेंडिंग ट्रैक्ट क्या हुआ? एसेंडिंग ट्रैक्ट सेंसरी सर, नहीं, मैटर बताइए, मैटर। सेंसरी तो हुआ, सेंसरी हुआ, क्या हुआ? सेंसरी तो हुआ, लेकिन है क्या? एक्सॉन सर, एक्सॉन, यस। ट्रैक्ट हमेशा व्हाइट मैटर के बने होंगे, ट्रैक्ट हमेशा व्हाइट मैटर के बने होंगे,
ये प्रश्न आएगा, ये प्रश्न जरूर आएगा कि ट्रैक्ट किसके बने होते हैं, तो आप कहोगे कि ये ट्रैक्ट बने हैं व्हाइट मेटल के। ठीक, तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स और नीचे आते फाइबर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, ऊपर से नीचे भी तो आ रहा है। मोटर नर्व ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो एक्सॉन जो आ रहे हैं ऊपर से, वो भी जो है आकर के सब इसमें मिलेंगे। जैसे आने वाली गाड़ी, जाने वाली गाड़ी सब टैक्स बूथ पे रुकेगी, फिर वहां बताएगी कि हमने टैक्स जमा कर दिया है, हमारा ये है, ये हमारा नंबर है या जो भी है, या हमारा, तो आप चले गए। वैसे ही सारे फाइबर्स नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे, तो सेरेबेलम का ये महत्व है। ठीक, और क्या करेंगे, अपने आवेशों की सूचना दे देंगे। वो कहेंगे भैया हम ये लेके आए हैं, हम यहाँ बताने आए हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ है और उसने हमको जो है थप्पड़ मार दिया है, ये बताएगा, सूचना देगा। क्या ठीक, इसने सूचना लिया और फिर कहा ठीक जाइए, ये बता दिया। सेरेबेलम इन दोनों प्रकार के आवेशों का मिलान करके, अब वो चला गया, उसने कहा भैया थप्पड़ मार दिया है, हम जा रहे हैं बताने, वो चला गया ऊपर, कहाँ जाएगा बताने? ऐसा समझते नहीं, बिल्कुल समझते नहीं, यही आनंद है समझने। कहाँ जाएगा बताने, किसके पास जाएगा बताने? बोलिए, ब्रेन के संदर्भ में कहाँ जाएगा? सेंसरी नर्व में सर, हैं? सेंसरी नर्व में। नहीं, सेंसरी तो है ही है, सेंसरी नर्व के द्वारा ब्रेन। अच्छा, आप कंप्यूटर में काम करते हो, तो कंप्यूटर में जब डालते हो तो सीपीयू आपका बोलता है ना, तो सीपीयू कौन है? कॉर्टेक्स सीपीयू है। क्यों कॉर्टेक्स सीपीयू है? क्योंकि वहीं पर सारे हमारे क्या बैठे हुए हैं, बॉडी। भाई देखो, आप लोगों ने पढ़ा है, प्राण किसको पढ़ा? प्राण कौन है? ब्रेन किसको पढ़ा है बताइए? सेल में पहला चैप्टर, सेल क्या है? सेल में क्या था? सेल में प्राण कौन है? न्यूक्लियस सर। बस, तो न्यूक्लियस जहां होगा वहीं तो सूचना देगा मालिक। अच्छा, घर में हमारे मालिक हो गए तो सारे लोग आएंगे, और जो हमारे घर के मालिक होंगे, मुखिया होंगे, फादर मदर जो भी होंगे, उनके पास आएंगे, सीधे बताएंगे भैया जी हमने ये काम कर दिया है। नहीं, वैसे ही पूरा बिल्कुल जैसे जैसे आप घर में काम कर रहे हो वैसे ही सोचो ना। बात सोच को इधर उधर मत करो कि बहुत साइंटिफिक है, बड़ा नॉर्मल है। जहां जहां न्यूक्लियस होगा उसी को जाकर सूचना देगा। न्यूक्लियस जहां बैठा हुआ, तो न्यूक्लियस नॉर्मली कहां बैठा हुआ है? कॉर्टेक्स में। बहुत कम बैठे हुए बीच में ना, लेकिन नॉर्मली कॉर्टेक्स बैठे हुए हैं। तो कॉर्टेक्स जाने बताने जा रहा है कि भैया हमको उसने थप्पड़ मार, ये सूचना लेके पहुंचा है, और वो जाएगा और बता दिया। सेरेबेलम बीच में है, कहा भैया हम आपको बताए जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं अपने उनको बताने के लिए, कॉर्टेक्स बताने के लिए। तो कॉर्टेक्स बैठा हुआ है ऊपर, और कॉर्टेक्स के बताने, वहां पर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को जाके बता दिया कि भैया, क्योंकि लेने वाला कौन है, सूचना लेने वाला कौन है? न्यूरॉन के संबंध में सेल बॉडी सर, सेल बॉडी डेंड्राइट लेता है सारी सूचना, डेंड्राइट लेते हैं। बेसिक समझिए, डेंड्राइट सूचना लेते हैं, उसको सेल बॉडी को बताते हैं, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस कोई आदेश देता है, वो एक्सॉन के माध्यम से भेजता है। ये सिस्टम है। तो जहां जहां डेंड्राइट होंगे वहीं वहीं सूचना जाके जाएगी। तो डेंड्राइट को सूचना दे दिया, तो डेंड्राइट ने न्यूक्लियस सूचना दे दिया। वो तो खुद नहीं जाएगा ना, वो तो डेंड्राइट सूचना ले लेंगे, भैया हाँ बताओ। अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ ना, अरेंजमेंट ऐसा है, वो जाएगा तो सेल को ही, न्यूक्लियस को, लेकिन जाने का तरीका तो वही है। तो जाएगा, बताएगा। अब उसने बता दिया कि भैया एक आदमी ने थप्पड़ मारा है, हमने सेरेबेलम में बता दिया है। अब तुरंत न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस कहेगा सेरेबेलम से, भैया तुम, तुरंत पूछेगा सेरेबेलम से, तुरंत पूछेगा सेरेबेलम से, सबसे पूछेगा, ब्रेन के और भागों से पूछेगा कि आपकी पोजीशन बताइए कहाँ है। भाई हम तो बैठे हुए हैं, और लोग बंद कर ले, जरा म्यूट कर ले। वो बताएगा हम तो बैठे हुए हैं,
क्या बैठे हुए हो? तो दाया और लोग कहीं कहीं किसी खुला हुआ है बहुत तेज, ठीक है, बंद हो गया। तो अब देखिए हमारा नहीं खुला, वो वहीं कैसे खुला हुआ है किसी का। तो अब उसने बताया कि हमारा, हमने बता दिया है, और वो तो कहेगा भाई तुम ऐसा खड़े हो जाओ, खड़े होके तो बायां पैर आगे करो। अब बाएं, अब इसने ऑर्डर दे दिया यहाँ से कि मोटर नर्व से ऑर्डर दिया कि जाके उसको थप्पड़ मार दीजिए, उस व्यक्ति को जिसने थप्पड़ मारा आपको उसको तुरंत मार दीजिए। तो अब तुरंत यहां से ऊपर उतरा, उतरे बाद फिर बताया सेरेबेलम को कि भैया ऑर्डर हमको मिल गया है कि थप्पड़ मारना है। वो कहा जाओ, अब ये सूचना मिल गई, उसको पहले मालूम हुआ कि थप्पड़ मारा है, सेरेबेलम को मिल गया। अब ऑर्डर देखा उसने कि हमने बता दिया कि पोजीशन हमारी कहाँ है, तो हमने बता दिया, तो उसने ऑर्डर दे दिया कि पैर ऊपर करिए, आगे करिए। तो फिर उसको मालूम हो गया कि पैर आगे कर लिया है। तब तक उसने कहा कि ये ऑर्डर आ गया कि भैया थप्पड़ मारना, तो कहा जाओ। थप्पड़ मारने के बाद गया और उस आदमी ने थप्पड़ मार दी। मार देने के बाद फिर सेंसरी नर्व आई और उसने कहा कि भैया हमने मार दिया है सेरेबेलम को। सूचना फिर दिया उसने कि हमने थप्पड़ मार दिया, एक्शन हो गया। तो सेरेबेलम, अब अगर सेरेबेलम को, अगर ये कोई थप्पड़ नहीं मार सकते तो भी सेरेबेलम को बताना था कि हमने थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन आदमी भाग गया। तो सेरेबेलम फिर इसको एनालाइज करके बताएगा ब्रेन को कि वो खतरा टल गया, वो आदमी भाग गया, हमारा थप्पड़ मारने का इरादा जो था, खड़े हो गए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन वो आदमी भाग गया। तो ब्रेन कहेगा ओके कोई बात नहीं, जाने दो, अब दौड़ने की जरूरत नहीं। ठीक, ये जो फंक्शन है, ये जो है सेरेबेलम का काम है। और हम लोग सेरेबेलम को पढ़ा है ना कि कंट्रोल कर रहा है, शरीर को कंट्रोल कर रहा है, सबको कंट्रोल। देखिए अब वही उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है देखिए। नाक पर बैठी मक्खी को उड़ाने हेतु सेरेब्रल कॉर्टेक्स द्वारा हाथ को भेजे गए मोटर आवेश और हाथ द्वारा किए गए कार्य से उत्पन्न सेंसरी आवेश, दोनों की सूचना सेरेबेलम को मिलती है। यदि मोटर आवेश हाथ द्वारा कार्य न करवा सका या हाथ की गति आवश्यकता से कम अधिक हुई, दोनों का मिलान कर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सूचित करता है। ये बीच का व्यक्ति है जो टैक्स बूथ की तरह है। अब इसमें क्या है, अब देखिए पढ़िए, इसका क्या है। अभी 15 मिनट चलेगा, कितने मिनट चलेगा? तो सुधा पाठक या नीतू जैन बताइए। अभी 7:33 हुआ है, कितने मिनट? हाँ सर, 15 मिनट और हो सकते ले लीजिए। अच्छा चलिए, 7 तुम्हारा ही क्लास, उसकी बात पूछे, ठीक है। अब देखिए सेरेब्रम की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट, नोट करिए की संरचना विशेष लंबी गर्दन वाले फ्लास्क आकार की नर्व कोशिकाएं हैं जिन्हें परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। हम लोगों ने परकिंजे फाइबर्स और पढ़ा है, और हार्ट में सर, हार्ट में, यस, हार्ट में पढ़ा हम लोगों ने परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। बस इतना मेरे कहना था। बहुत से शब्द आपको आएंगे, यहाँ भी आएंगे, कहीं और आएंगे, तो आपको नोट करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, ये परकिंजे सेल्स है। तो इन कोशिकाओं को फंक्शन यूनिट कहा जाता है, ठीक। तो यानी परकिंजे सेल्स है इसकी, ये विशेष कोशिकाएं इसकी मध्य पथ में सुरक्षित है, ठीक है, वहीं पर है, ये तो हम मान लिया। अब हम लोग बीमारियों की, जो इसकी बीमारी क्या होती है देखिए। सेरेबेलम में समस्त प्रकार के आवेग प्राप्त होते हैं। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, समस्त प्रकार के आवेग, भूलिएगा नहीं कभी। समस्त प्रकार के आवेग माने आने जाने, दो ही तो हमारे आवेग, सेंसरी और मोटर, और उनको मिक्स कर दी तो एक ही बात हो गई, मिक्स माने दोनों। तो वो आवेग प्राप्त होते हैं, यहाँ इन प्राप्त आवेगों का मिलान कर उनके निष्कर्ष से सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अवगत कराया जाता है। कॉर्टेक्स इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स माने नर्व का न्यूक्लियस, न्यूरॉन का न्यूक्लियस, इसलिए वो उन्होंने नॉर्मली कह दिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स माने ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर माने सेल्स,
न्यूक्लियस सर, सेल्स का न्यूक्लियस। ठीक है, बस इस कार्य को सर्वो मैकेनिज्म कहते हैं। जो सर्वो मैकेनिज्म मैंने अपने आप मैकेनिकली सब होता है, सब इसमें कोई वो नहीं होता, वो अपने आप होता है, स्वचालित है, जो आप बताएंगे नहीं वो अपने आप बताएगा। ये वाला काम सेरेबेलम का है। दूसरा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आने वाले आवश्यकता से अधिक प्रेरक आवेगों का अवमंद कर देता है। मान लीजिए इसको लगा कि भाई वो बहुत तेजी से दौड़ने के लिए बात कर रहा है, जबकि इतनी तेजी से दौड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसने मंद कर देगा। यानी ये उससे भी एक मास्टर के रूप में है, चेक पॉइंट के रूप में है। ये देख रहा है कि आगे दीवार है और दौड़ने की बात हम कर रहे हैं। दीवार तो उसको नहीं मालूम ना, कॉर्टेक्स को। हम दीवार तो हमको मालूम है, क्योंकि ये तो मान रहा है, संधि गति करा रहा है, इसको मालूम है कि आगे दीवार है, सेरेबेलम है। तो ये कह रहा है कि भाई वो बहुत तेज आया, अब मैं अगर इसी तेजी से अगर 1 सेकंड भी चला तो ये दीवार से टकरा जाएगा। तो कहता ना, मंद कर दो, दौड़ने दौड़ते रोक देता है। सेरेबेलम के रुग्ण होने पर रोगी जब कोई कार्य करने हेतु हाथ या पैर हिलाना चाहेगा तो उसका अस्थि स्तंभ पर लोलक पेंडुलम की भांति गति होने लगती है। ये जो बीमारी होगी सेरेबेलम की, तो आपका हाथ ऐसे जाएगा, तो उस हाथ गिलास पकड़ना चाहेगा तो 4 बार में गिलास पकड़ पाएगा ना पकड़ पाएगा, कभी गिरा देगा, छलका देगा पानी। क्लियर? ये बीमारी है इसकी। कार्य हेतु हाथ पांव को गति देकर, देखिए एक एक पॉइंट नोट करिए, कार्य हेतु हाथ पांव को गति देकर निर्दिष्ट बिंदु तक पहुंचाने का पूर्वानुमान का गुण, प्रेडिक्शन, नोट कर लीजिए, प्रेडिक्शन का गुण सेरेबेलम का है। प्रेडिक्ट करता है कि सामने दीवार है, या हम उतनी देर में कितनी देर पहुंच जाएंगे, और ऐसा ना कि बाएं मुड़े कि न मुड़े, बाएं मुड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि आगे दीवार है, उनको तुरंत बाएं मुड़ना पड़ेगा, नहीं तो टकरा जाएंगे। सामने हमारा दरवाजा है, अगर हम इतनी तेजी से चले के बहुत हाथी की तरह चल रहे हैं तो हमारा हाथ पांव टकरा जाएगा दरवाजे से, तो हमको वहां से बच के निकलना। क्लियर? तो ये सेरेबेलम, ये पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन का काम इसका है। प्रेडिक्शन कहते हैं व्यक्ति के चाहने पर किसी वस्तु को उठाने हैं तो हाथ उसी वस्तु पर पहुंचे, इसी पूर्वानुमान। आप है, मालूम है मुझे, अनुमान है कि मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है, तो मेरा हाथ मोबाइल तक पहुंचे, ये पूर्वानुमान है। उसके आगे चला गया तो मैं मोबाइल को उठा नहीं पाऊंगा, पहले होगा तो भी नहीं उठा पाऊंगा। तो इसलिए ये आगे, अच्छा, इसके रुग्ण होने पर, बीमार होने पर हाथ उस वस्तु तक पहुंचने है तो कई बार आगे पीछे होगा, और कई चेष्टाएं करने पर भी शायद वो सफल हो पाएगा। उदाहरणार्थ, एक कमरे में चलता हुआ स्वस्थ व्यक्ति सामने दीवार आने पर मुड़ जाएगा, किंतु जिस व्यक्ति का अनुमस्तिष्क रुग्ण है वो दीवार से टकरा जाएगा, क्योंकि उसका पूर्वानुमान संवेद गायब है। ऐसे रुग्ण व्यक्ति को किसी अस्थि संधि पर गति करवाए तो कुछ ही क्षणों में वह संचालन की दिशा, बल एवं दूरी ज्ञान खो देता है। इसको डिसमेट्रिया कहते हैं। डिमेंशिया नहीं, इसको डिसमेट्रिया। डिसमेट्रिया, मेट्रिया माने दूरी का हुआ ना, मेट्रिया माने दूरी। डिमेंशिया दूसरी बीमारी है, एक डिमेंशिया भी होती है, वो अलग है। ये डिसमेट्रिया है, ये दिशा का ज्ञान, मतलब दूरी का ज्ञान, अनुमान। ये अनैच्छिक संचलन, इनवॉलंटरी मूवमेंट को नियंत्रित रखता है। ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट को भी कहा, देखिए इनवॉलंटरी मूवमेंट को भी कहा, ऐसा नहीं कहा कि केवल वॉलंटरी मूवमेंट, इनवॉलंटरी कहा। ये शरीर का अंग विन्यास, पोस्चर वेस्टिबुलर एपरेटस के सहयोग से इक्विप रखता है। ये कहाँ होता है वेस्टिबुलर एपरेटस? कान में सर। गुड, यही तो याद करके, ये वेस्टिबुलर एपरेटस, जब आप लेटते हो तो आप धीरे धीरे लेट जाते हो, इकट्ठा नहीं आप गिर पड़ते, आराम से गिर पड़ते हैं, तो धीरे धीरे लेटने का में है। तो यानी दोनों काम करते हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस एज वेल एज सेरेबेलम। क्लियर? यदि रुग्ण व्यक्ति को एक सीधी लाइन पर चलने के लिए कहें तो वो डगमगाता हुआ शराबी की भांति चलेगा,
तो यानी शराब सबसे अधिक प्रभावित करती है सबसे पहले सेरेबेलम को। क्लियर? ये क्लियर को नहीं हुआ? ठीक है। तो जिस व्यक्ति जो बहुत शराब पिएगा तो अल्टीमेटली उसका सेरेबेलम धीरे धीरे प्रभावित होने लगेगा, बीमार होने लगेगा। जितना वो सीधा चलना चाहेगा, एक से अधिक संधियों पर एक साथ गति लाने की चेष्टा करने पर उनके संचलन में तालमेल सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा। इसको सेरेबेलर एटेक्सिया कहते हैं। एक से अधिक संधि, आप हाथ भी चला रहे हैं, पैर भी चला रहे हैं, तो जो बैलेंस है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो नहीं हो पाएगा। इसको सेरेबेलर एटेक्सिया कहते हैं। वहां डिस्मेट्रिया थी, यहाँ एटेक्सिया। तो एटेक्सिया बीमारी भी इसी बीमारी है। अब देखिए, जिस ओर का सेरेबेलम क्षतिग्रस्त है, देखिए नोट कर लीजिए, जिस ओर का सेरेबेलम क्षतिग्रस्त है उस ओर का नेत्र कपकपाता मिलेगा। निस्टेग्मस, उस अगर राइट साइड का सेरेबेलम क्षतिग्रस्त है तो राइट साइड का नेत्र कपकपाएगा और क्षतिग्रस्त ओर का चेहरा स्वस्थ और घुमा मिलेगा। ठीक है, क्षतिग्रस्त ओर का चेहरा स्वस्थ की तरह घुमा मिलेगा, किंतु क्षतिग्रस्त ओर का कंधा नीचे झुका होगा और उसी ओर का पांव बाहर घुमा मिलेगा। यानी जो क्षतिग्रस्त जो होगा तो वो स्वस्थ की ओर घूम जाएगा, जो स्वस्थ होगा उसकी तरफ घूम जाएगा। और क्षतिग्रस्त ओर का जो कंधा होगा, जैसे लेफ्ट में है तो राइट की तरफ चेहरा झुक जाएगा, लेकिन कंधा जो है बायां झुका होगा, बायां कंधा झुका होगा और उसी ओर का पांव बाहर घुमा मिलेगा, बाहर की तरफ घुमा मिलेगा। ये एक कंडीशन है। और घुटने की असंधि पर हल्की टीप देने पर घुटना पेंडुलम की भांति हिलने लगेगा। दिस इज अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? सेरेबेलम, फिंगर नंबर 7। ठीक है, सेरेबेलम के आपके बहुत से पॉइंट आपको दिए होंगे उसमें। और सेरेबेलम का भी ट्रीटमेंट अगर फिंगर में आप देंगे, फिंगर नंबर 9 में बता रहा हूँ सेरेबेलम, ये भी कहीं दिया हुआ है, सब किताब में दिए हुए हैं, आप लोग पढ़िएगा। सेरेबेलम फिंगर नंबर 9 में, सेरेबेलम फिंगर नंबर 9 में आपको देना पड़ेगा फिंगर नंबर 9 अपोजिट फ्लो सेरेबेलम। फिंगर नंबर 8 भाई, 7 8 आएगा 7। फिंगर नंबर 7 पे आप दे सकते हैं, फिंगर नंबर 7 में, लेकिन अलग से देना पड़ेगा जब तब। सेरेबेलम में आप लोग दे सकते हैं फिंगर नंबर 9 में 5 6 और 7, 6 और 7 स्पाइरल अपोजिट फ्लो, 6 and 7 स्पाइरल अपोजिट फ्लो। और हम लोग सेरेबेलम को देते हैं फिंगर नंबर 7 में दे रहे हैं ना, 7 में दे रहे हैं, 7 में दे रहे हैं, और सेरेबेलम को दे रहे हैं नीचे वाले जॉइंट पे। और वहां भी आपको ट्रीटाइज 4 में भी आपको बहुत से पॉइंट मिलेंगे जो सेरेबेलम के होंगे। जहां जहां ये देखिए, कहां से आप देखेंगे, जो अपर ये सुपीरियर पेडंकल है तो वो तो वहां पर हो गई, लेकिन सेरेबेलम का अलग से पॉइंट कोई ना कोई जरूर है। सेरेबेलम का अलग से पॉइंट है, उसमें ट्रीटाइज 4 में मिलेगा, तो उसमें आप लोग ट्रीटमेंट करिए। डॉक्टर वॉल के पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। डॉक्टर वॉल के जितने पॉइंट उन्होंने बताए हैं इनको नोट कर लीजिए, और हम लोग यहाँ भी देंगे और वहां भी ट्रीटमेंट देंगे। मुझे लगता है आप लोग इतना पर्याप्त होगा। सेरेबेलम तक हम लोग पढ़ लिया, खत्म ये नहीं हो रहा, बहुत लंबा चैप्टर हो रहा है। ठीक है सर, इतना ही आज। चैप्टर लंबा जा रहा है ना भाई दीदी। सर आज इतना ही तक सही है। तो हम लोग यहीं पर रोकते हैं भी, और हम लोग इस जो किताब में हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है इसको हम लोग प्रसारित भी करें।
अपनी विधा को प्रचारित करें, अपनी विधा को प्रसारित भी करें। हम लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए भी कम से कम हम लोग मेथी के ट्रीटमेंट हमको मालूम है, हम लोगों को जहाँ पर आयुर्वेद में हम लोगों ने प्लॉटिंग कर रखा है वो मालूम है, प्लस हम लोगों ने जाना है चाइनीज में जो हमारे पास पॉइंट है कि हम ये ट्रेटाइज 4 में, या आप अगर ट्रेटाइज 4 नहीं मालूम है तो जो हमको ट्रेटाइज 1 में और 2 में जो हमारे पॉइंट बने हुए हैं कि सेरेबेलम को कंट्रोल कर रहा है पॉइंट, उन पॉइंट्स को आप यूज करें और उसमें कम से कम कुछ नहीं होगा। आपको नहीं मालूम है, आप मेथी लगा दीजिए, आप कुछ लगाइए जरूर, कोशिश करिए कि उसको यूज करें कि मेथी लगा देंगे तो भी काम होगा, और मेथी की पट्टी बांध देंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा। और कोई चीज, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं ये कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने कर्म के निष्काम कर्म योग के लिए कहा था कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते और स्वल्प मप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। उन्होंने कहा कि इस जो निष्काम कर्म योग कर रहे हैं इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा, और ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि इसका ये कार्य आपका निष्फल जाए, क्योंकि निष्काम भाव से कर रहे हैं, आप फल की इच्छा से नहीं कर रहे हैं। यही तो कहा था कि फल की इच्छा से मत करिए। तो अगर निष्काम कर्म योग कर रहे हैं तो आपका मिथ्या नहीं जाएगा, निष्फल नहीं जाएगा। वैसे ही आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने अच्छे भाव से कर रहे हैं, अच्छे मन से कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी आश्वस्त हो जाइए कि ये निष्फल नहीं जाएगा और इसका फल आपको मिलेगा। उसका फल उस व्यक्ति को मिलेगा जिस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपको तो मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको मिलेगा, उसको मिलेगा इस पे करना है। तो इसलिए इस विधा को प्रचारित करने की आवश्यकता है। ये अच्छी विधा है, नुकसान नहीं है, फायदा ही है। और तभी हम लोग अपने संस्थान के उस उद्देश्य को, उस मोटो को पूरा कर सकते हैं जो उन्होंने कहा है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज अपना ये, हम लोग फिर अगली बार, अभी हम लोग फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे।